सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है जो बहुत ही स्लोली ग्रो करता है और धीरे धीरे करके जो है ना बॉडी के काफ़ी हिस्सों को खा जाता है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स है ये रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होते। तो हमारे पास रोबोटिक टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, तो ये कैंसर के लिए हम क्या करते थे कि इधर से इतना लंबा चीरा लगा के बोन साइड करके तब जाके हम उस एरिया में पहुँचते थे। नॉर्मली ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस तक ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ पर ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ क्योरेबल हो चुकी है ये चीज़। रोबोटिक सर्जरी जो ईएनटी में हम लोग करते हैं वो अर्ली स्टेज में करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम हर कैंसर में कर सकते हैं, सिर्फ अर्ली स्टेज में करते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਿਹਾ? सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। अभी तक हम तकरीबन अराउंड 20 से 25 के करीब सर्जरीज कर चुके हैं, जो अभी तकरीबन पिछले 3 महीने में ही हमने कर दी हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਈਐਨਟੀ ਕੈਂਸਰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਟਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 79 ਈਅਰ 올ਡ ਵੂਮਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ट्रीटमेंट किया? देखिए, ये पेशेंट हमारे पास टॉन्सिल कैंसर करके हमारे पास आए थे, और ये वैसा कैंसर नहीं है जैसे हम अमूमन सुनते हैं कि ये कैंसर हो गया। ये एक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है जो बहुत ही स्लोली ग्रो करता है और धीरे धीरे करके जो है ना बॉडी के काफ़ी हिस्सों को खा जाता है। सो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि टॉन्सिल कैंसर में लोग रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, बट ये जो सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स है ये रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होते। सो इसको हमें ऑपरेशन करने से ही ठीक करना होता है। सो जब हमारे पास रोबोटिक टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, तो ये कैंसर के लिए हम क्या करते थे कि इधर से इतना लंबा चीरा लगा के बोन साइड करके तब जाके हम उस एरिया में पहुंचते थे। सो जब आप बोन कट करोगे, इतना लंबा चीरा दोगे, तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है पेशेंट के लिए। सो जब से हमारे पास रोबोटिक सर्जरी की टेक्निक्स आई है, उसमें क्या है कि हम लोग मुंह ओपन करके रोबोटिक आर्म्स मुंह में डाल के उसी से ऑपरेट करते हैं। सो उसका एडवांटेज ये रहता है कि एक तो अननेसेसरली बोन कट्स नहीं लगते हैं और पेशेंट को बहुत मिनिमम टिश्यू ट्रॉमा होता है, बहुत मिनिमल ब्लीडिंग होती है, और हम लोग तीसरे दिन पेशेंट को घर भेज देते हैं ऑपरेशन के तीसरे दिन में। सो और अल्टीमेटली उससे जो प्रिसीजन होती है, जो सर्जरी की प्रिसीजन होती है, कितनी प्रिसाइज सर्जरी हम कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि जनरली विदाउट रोबोट के हम लोग नहीं करवा पाते हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ क्योरेबल हो चुकी है ये चीज़? देखिए, जो दूसरे कैंसर बॉडी के होते हैं उसके बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है। जो ईएनटी कैंसर्स होते हैं, ईएनटी कैंसर आप देख सकते हो हिडन एरियाज़ में होते हैं, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। सो जैसे मान लो गले का कैंसर है, तो पहले गले में चीरा लगा के इस चीज़ का ऑपरेशन करना पड़ता था। तो ऑब्वियसली जब आप चीरा लगाओगे उसकी मॉर्बिडिटी तो होती है। सो रोबोटिक सर्जरी से एडवांटेज क्या रहता है कि जो भी अर्ली रोबोटिक सर्जरी जो ईएनटी में हम लोग करते हैं वो अर्ली स्टेज में करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम हर कैंसर में कर सकते हैं, सिर्फ अर्ली स्टेज में करते हैं। दूसरा क्या रहता है कि जो रोबोटिक आर्म से वो मुंह में अंदर जाती है, तो आप ये कह सकते हो कि जो गले में जो कैंसर यहाँ पे है उसको हम मुंह से ही कर सकते हैं रोबोटिक आर्म्स डाल के। उसके लिए कोई ऐसे एक्सटर्नल कट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितने भी अर्ली स्टेज टॉन्सिल कैंसर्स है, अर्ली स्टेज बेस ऑफ टंग कैंसर्स है, इवन अर्ली स्टेज माउथ कैंसर जिसमें हमें नेक डिसेक्शन करनी है, तो उसमें नेक डिसेक्शन में भी हम गले में चीरा लगाने के बजाय हम चेस्ट में चीरा लगाते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के 4 इंसिजन लगते हैं, जो बाद में स्कार दिखते भी नहीं हैं। तो उससे हम लोग ऊपर जाते हैं नेक में, तो उसमें नेक में किसी भी तरीके का इंसिजन नहीं आता है। उसके अलावा जैसे स्नोरिंग या स्लीप एपनिया है, उसमें भी रोबोटिक सर्जरी उतनी ही कारगर है। ਸਲੀਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਸਲੀਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम लोगों का एक नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि यार मैं सो रहा हूँ ताकि मैं सोने के बाद फ्रेश होकर मैं अपना काम कर सकूँ। लेकिन क्या होता है कि जब आप पूरी रात भर जब सोते हैं, अगर क्वालिटी नींद नहीं है रात को, तो सुबह मॉर्निंग में आप फ्रेश भी नहीं होगे। सो वो बेसिकली उनमें होती है जो ओबीज़ होते हैं, थोड़ा मोटापे के शिकार होते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स तकरीबन 30 के आसपास होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को क्या होता है कि रात को एक्सेसिव स्नोरिंग होती है, खराटे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा उनका लाइफ पार्टनर बोलता है कि नहीं आपको स्नोरिंग होती है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आपका सांस रुक जाता है, फिर आप सडनली जाग जाते हो। या कोई पेशेंट अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करता है कि अगले दिन उसको अर्ली मॉर्निंग हेडेक रह रही है, या अगले दिन उसका काम पे कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, या फिर उसको दिन में एक्सेसिव स्लीपिंग हो रही है, डे टाइम स्लीपीनेस एक्सेसिव है, वो लंच करने के बाद जैसे ही वो बैठा उसको 5 मिनट में नींद आ रही है, दैट मीन्स उसकी जो रात की जो नींद है क्वालिटी नींद नहीं है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये पूरी तरीके से रोबोटिक सर्जरी से इसका इलाज पॉसिबल है।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਤੇ? रोबोटिक सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। अभी तक हम तकरीबन अराउंड 20 से 25 के करीब सर्जरीज कर चुके हैं, जो अभी तकरीबन पिछले 3 महीने में ही हमने कर दी हैं। तो सक्सेस रेट देखो, सक्सेस रेट के दो पैमाने होते हैं। सबसे पहला होता है कि विदाउट कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट घर जा रहा है, वो भी बहुत छोटे से टाइम इन हॉस्पिटलाइजेशन स्टे में। तो वो हर पेशेंट में हम तकरीबन तीसरे दिन हम लोग किसी भी पेशेंट को, रोबोटिक सर्जरी के पेशेंट को 3 दिन से ज़्यादा अपने पास हॉस्पिटल में नहीं रखा है। जैसे अगर हमने आज पेशेंट को ऑपरेट किया है तो हम परसों उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और दूसरा जो पैमाना होता है कि सर्जरी सक्सेसफुल है कि नहीं है, उसका जब हम ऑपरेट करते हैं और कोई भी कैंसर जब निकालते हैं, उसका तकरीबन 10 दिन के बाद फाइनल रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है कि जो कैंसर है वो पूरे तरीके से निकल गया है, उसकी मार्जिन फ्री है कि नहीं है, या मार्जिन इन्वॉल्व है, या अगर मार्जिन इन्वॉल्व है दैट मीन्स कुछ कैंसर अंदर रह गया है। सो उसमें भी हमारे अभी तक जो रिजल्ट्स है उसमें सब में हमने मार्जिन पूरे तरीके से निकाला है। दूसरा एडवांटेज है कि जब हम रोबोटिक सर्जरी से निकालते हैं, जो भी जैसे मान लो टॉन्सिल सर्जरी है, तो उसमें हम पूरा उस एरिया को पूरा निकाल के हम उसी टाइम उसको हम लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं कि हमारा जो कैंसर सर्जरी पूरी है कि नहीं है। अगर वो पूरी नहीं है तो हम एडिशनल मार्जिन भी साथ में लेते हैं। तो दोनों पैमाने पर रोबोटिक सर्जरी काफ़ी कारगर है, बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि जो भी अर्ली स्टेज कैंसर वाले आते हैं उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। रिकवरी भी जल्दी है? बिल्कुल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, डे 3 पे अगर हम पेशेंट को घर भेज रहे हैं तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद चल के घर जा रहा है, अपना ध्यान घर पे खुद रख सकता है। और तकरीबन 2 वीक्स में पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ ऐसी सर्जरी की है। जबकि अमूमन पहले अगर आप देखोगे 10 दिन तो पेशेंट कैंसर के हॉस्पिटल में ही रहते थे, 10 दिन बाद डिस्चार्ज होते थे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਈਐਨਟੀ ਕੈਂਸਰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਰੋਬੋਟ ਏਡਿਡ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।